मोहल्ले में फेमस कोचिंग सेंटर की बड़ी शोहरत थी। उस सेंटर में आने वाली लड़कियां हमारी ही गली से होकर गुजरती थी। उन लड़कियों को मैं बड़े शौक से देखा करती थी। ये मौका तो कभी मिला ही नहीं था कि कॉलेज में पढ़ती। स्कूल के बाद ही घर में बिठा दी गई थी। पढ़ने का शौक था, इसलिए प्राइवेट इंटर कर लिया था और अब बीए की तैयारी कर रही थी। उन लड़कियों को देखकर मुझे भी शौक हुआ कि कॉलेज ना सही कोचिंग सेंटर ही चली जाया करूं। शौक भी पूरा होगा और इम्तिहान में नंबर भी अच्छे आएंगे। मैंने पिताजी से पूछा। मोहल्ले की बात थी, इसलिए पिताजी ने इजाजत दे दी। मैंने मोहल्ले की एक लड़की को साथ लिया और कोचिंग सेंटर पहुंच गई और एडमिशन फीस भरकर एडमिशन ले लिया। मैं कोचिंग क्लास को देख देख कर ऐसे खुश हो रही थी जैसे ये कोचिंग सेंटर नहीं कोई यूनिवर्सिटी हो। इतनी सारी लड़कियों को एक जगह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक साथ कितनी दोस्तियां हो जाएगी। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ सर पढ़ाते हैं। मैडमों से तो मुझे नफरत है। मैं सोच सोच कर खुश हो रही थी। खुशी से रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह 10 बजे और मैं किताबें हाथ में लेकर घर से निकल गई। सेंटर पर पहुंचते ही मैंने हर लड़की की जबान से विजय सर का नाम सुना। वो अंग्रेजी के टीचर थे और आजकल बीमारी की वजह से कोचिंग नहीं आ रहे थे। मैंने दिन भर में उनका नाम इतनी मर्तबा सुना कि उन्हें देखने का शौक होने लगा। कोई उनकी सुंदरता की तारीफ कर रही थी तो कोई उनकी अदाओं पर मर रही थी। किसी को उनके पढ़ाने का अंदाज पसंद था और कोई उनकी आवाज पर मर मिटी थी। मैं परेशान हो गई कि हे भगवान, ये विजय साहब चीज क्या है, और ऐसे खतरनाक टीचर को तो लड़कियों के कोचिंग सेंटर में होना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा ये विजय साहब भी कुछ हीरो टाइप के टीचर होंगे। मुझे उन्हें देखने का शौक भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे कोचिंग जाते हुए एक हफ्ता हो गया था। एक दिन मैं पहुंची तो सब लड़कियां बहुत खुश थी। मालूम हुआ कि आज विजय साहब तशरीफ ले आए हैं। इंग्लिश का पीरियड तीसरा था। पहले 2 पीरियड गुजारने मुश्किल हो गए। किसी का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तीसरा पीरियड आ गया। लड़कियां सांस रोक कर बैठी थी। अब विजय सर आते ही होंगे। सबकी तरह मेरी आंखें भी दरवाजे पर जमी हुई थी। 25 साल का एक निहायत खूबसूरत लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैंने दिल में सोचा, ये है विजय सर। मैं भी खड़ी हो गई। विजय सर ने कपड़े तो बहुत मामूली पहने हुए थे, लेकिन सुंदरता का मुकम्मल नमूना थे। वो ब्लैक बोर्ड के सामने आकर खड़े हुए तो मैं उन्हें देखते रह गई। मैं कायल हो गई कि लड़कियां ठीक ही तारीफ करती थी। विजय सर के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैली थी। लड़कियां उनकी खैरियत मालूम कर रही थी और वो हंस हंसकर जवाब दे रहे थे। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरा परिचय लिया। मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और पढ़ाने में मसरूफ हो गए। पढ़ाने का अंदाज ऐसा दिल नशीन था कि एक एक शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। चंद दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि हर दूसरी लड़की उन पर मरती है, लेकिन साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो अपनी गरिमा का ख्याल रखते हैं। मैं उनके चरित्र के इस पहलू से बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने मुझे सिर्फ पहले दिन इतनी बात की थी, उसके बाद वो बेनियाज से हो गए थे। उनकी ये अदा मुझे पसंद आ गई थी और मैं भी दूसरी लड़कियों के साथ उनको पसंद करने लगी थी। मुश्किल ये थी कि मैं कोई सुंदर लड़की नहीं थी कि वो मुझ पर मर मिटते। अब एक ही सूरत रह जाती थी कि किसी तरह मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। कोचिंग पर तो ये मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं उनसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ लिया करूं तो ये मौका मिल सकता है। मैंने बड़ी हिम्मत करके विजय सर से बात कर ली। मैंने कहा, मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूँ और क्लास में मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे घर आकर ट्यूशन पढ़ा दिया करें। विजय सर ने कहा, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। मैंने कहा, तो फिर मैं आपके घर आ जाया करूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी और गर्दन झुका ली। उनके चेहरे से शर्मिंदगी नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये भी मुमकिन नहीं, इसलिए कि मैं खुद किसी के साथ एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की अकेले मेरे कमरे में आए। उन्होंने बताया कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है। एक बहन है, उसका पति उसे मुझसे मिलने नहीं देता। मैंने उनसे बहुत जिद की और फिर वो मुझे पढ़ाने के लिए राजी हो गए। वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आने लगे। कोचिंग में तो जैसे बम फट गया। हर लड़की की जबान पर यही बात थी। गुस्से और जलन से लड़कियां मुझे घूर घूर कर देखा करती थी। कई लड़कियों ने कोशिश की कि विजय सर उन्हें भी ट्यूशन पढ़ाने लगे, लेकिन विजय सर ने सबको इनकार कर दिया। न मालूम वो ऐसा क्यों करते थे। उन ट्यूशनों से उनकी आमदनी बढ़ सकती थी। हमारी रोज मुलाकात होने लगी तो वो मुझसे फ्री भी हो गए। पढ़ाने के बाद भी वो देर तक मेरे पास बैठे रहते। दुनिया जहाँ की बातें होती देखते देखते वो मेरे घर के एक फर्द की तरह हो गए।
माँ उन्हें खास तौर पर पसंद करने लगी थी। मुमकिन है माँ को ये ख्याल होता हो कि उनसे मेरा रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा हो। लड़कियों की जलन इतनी बढ़ी कि मेरे मुंह पर मुझे ताने देने लगे। धीरे धीरे ये सिचुएशन मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया। मेरा कोचिंग जाना विजय सर की वजह से छूटा था, इसलिए वो सख्त शर्मिंदा थे। वो मुझ पर बहुत मेहनत कर रहे थे, मैं भी जी लगाकर पढ़ रही थी। कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि विजय सर कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी। पहले तो वो टाल रहे थे, लेकिन फिर मेरे बार बार जिद करने पर उन्होंने बताया कि वो जिन लोगों के साथ रहते थे उन्हें मालूम हो गया था कि वो किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। उसी दिन मुझे ये मालूम हुआ कि विजय की तनख्वाह इतनी कम है कि वो किराए का मकान लेकर नहीं रह सकते। उनकी परेशानी का सबब मैं थी, इसलिए मैंने पिताजी से बात की। हमारे घर की छत पर एक कमरा बना हुआ था, विजय सर उसमें रह सकते थे। पिताजी ने मेरी बात को मान लिया और विजय सर अपना थोड़ा सा सामान लेकर हमारे घर पर शिफ्ट हो गए। यही वो लम्हा था जब हमारी मोहब्बत को जबान मिली। दिन रात की नजदीकियों ने मुझे विजय सर का दीवाना बना दिया। वो बहुत जल्द फ्री होने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन मेरी जल्दबाजी ने उन्हें भी तेज रफ्तार बना दिया। हम में से किसी को भी याद न रहा कि कौन शागिर्द है और कौन उस्ताद। कोई आंख हमारी निगरानी कितनी देर कर सकती थी। रात को जब सारे लोग सो जाते तो मैं चुपके से ऊपर उनके कमरे में चली जाती। ऐसी बातें कहीं छुपती हैं। 1 साल भी नहीं गुजरा था कि मेरी चोरी पकड़ी गई। एक दिन पिताजी की तबीयत कुछ खराब थी और वो छत पर सो गए थे। मुझे पता नहीं था। मैं हमेशा की तरह दबे कदमों छत पर पहुंची और विजय के कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर घबरा गया। उसने कहा, ये तुमने क्या गजब कर दिया, कम से कम आज तो ना आती। तुम्हारे पिताजी छत पर सो रहे हैं, उन्होंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा तो जाते हुए जरूर देख लेंगे। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। उसका इतना कहना था कि मेरे पाँव कांपने लगे। अगर पिताजी सोए नहीं होंगे तो उन्होंने मुझे जरूर देख लिया होगा। मेरे पाँव मन मन भर के हो गए। कदम उठाना चाहती थी, लेकिन जमीन मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। रात इतनी हो गई थी कि कोई बहाना मुझे नहीं बचा सकता था। विजय ने कमरे से बाहर झांक कर देखा और फिर मुझे इशारा करके बाहर निकलने को कहा। मैं डरते डरते बाहर निकली और जैसे तैसे नीचे उतर आई। नींद किसको आनी थी। बिस्तर पर करवटें बदलती रही, घबराहट हो रही थी, लेकिन ये इत्मीनान जरूर था कि पिताजी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। सुबह मैं देर से सोकर उठी और दोपहर तक घर के कामकाज में लगी रही। दोपहर को अचानक मुझे याद आया कि आज विजय नहीं आया। मैंने ऊपर जाकर देखा, उसके कमरे में ताला लगा हुआ था। वो कभी ताला लगाकर नहीं जाता था। मुझे ताज्जुब जरूर हुआ, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि कोई बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही होगी। जब शाम हो गई और विजय नहीं आया तो मुझे फिक्र हुई। माँ से पूछने पर माँ ने बताया कि वो अब नहीं आएगा, तुम्हारे पिताजी ने उसे निकाल दिया है। माँ की आंखों में आंसू देखकर मुझे मामले की नजाकत का एहसास हो गया। मुझे गुजरी हुई रात याद आ गई। इसका मतलब है पिताजी को शक हो गया था। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें रात में उसके कमरे में जाते हुए देख लिया था। मैंने कहा, लेकिन मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं वहाँ क्यों गई थी और उस वक्त वहाँ से क्यों चली आई। माँ ने कहा, पूछ कर क्या करते बेटी, तुमने इतना भी ख्याल नहीं किया कि हमारी इज्जतों का क्या होगा। उसके बाद जितना बुरा भला वो मुझे कह सकती थी उन्होंने मुझे कहा। मैं सर झुकाकर सुनती रही। उसका सामान यही रखा हुआ है, आज या कल आकर सामान ले जाएगा, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने कमरे में ताला लगा दिया है। मुझ में और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। मुझे ये खुशी थी कि वो एक मर्तबा यहाँ और आएगा। विजय दूसरे दिन शाम को आया और अपना सामान ले गया। मेरी ऐसी निगरानी की जा रही थी कि मुझे उसके आने का पता हुआ ना जाने का। मुझे ये खुशगुमानी थी कि मैं उससे ट्यूशन सेंटर जाकर मिल लूंगी, लेकिन मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1 महीने बाद इम्तिहान था। मैंने सोचा इम्तिहान देने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह उससे मिलूंगी। मैं दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करने लगी। पहला पर्चा था। पेपर से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि वापसी में विजय से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी खुशी उस वक्त दम तोड़ गई जब मुझे ये मालूम हुआ कि पिताजी मुझे छोड़ने जाएंगे और वहीं लेकर भी आएंगे। मैंने लाख कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी, खुद आ जाऊंगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पेपर के दौरान कई मर्तबा मुझे ख्याल आया कि अधूरा पेपर छोड़कर विजय से मिलने चली जाऊं, लेकिन हिम्मत ना कर सकी। विजय को देखे बगैर इतने दिन गुजर गए थे कि मुझे इम्तिहान देना बुरा लगने लगा। फिर एक दिन भगवान ने मुझे मौका खुद ब खुद दे दिया। तीसरा पेपर था। अभी 1 घंटा गुजरा था कि कुछ लड़के एग्जाम सेंटर में दाखिल होकर परीक्षा कैंसिल करने का मुतालबा करने लगे। उन्हें देखकर लड़कियां भी जोश में आ गई। फिर तमाम
लड़कियां पर्चा छोड़कर बाहर निकल गई, लड़कों ने तोड़फोड़ मचा दी। पेपर पोस्टपोन हो गया, हमारी टीचर ने हमें घर जाने को कहा। तमाम लड़कियां जाने लगी, मैं पिताजी के इंतजार में कैसे रुक जाती है। अचानक मुझे ख्याल आया क्यों न विजय से मिल लिया जाए। मैं बस में बैठी और कोचिंग सेंटर पहुंच गई। इत्तेफाक ये हुआ कि वो मुझे दफ्तर ही में मिल गया। मुझे देखकर वो हैरान हो गया। उसने मुझसे तंजिया लहजे में कहा, आरती तुम आज कैसे रास्ता भूल गई। मैंने बताया, मुझ पर इतनी पाबंदी लग गई है कि घर से बाहर भी जा नहीं सकती। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेकरार थी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम बेघर हो गए। उसने कहा कि अरे नहीं, बेघर तो वो होते हैं जिनके घर होते हैं। विजय ने कहा, अगर मैं तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पिताजी से मांग लूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं उस बात का क्या जवाब देती, खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। उसने कहा, लेकिन एक बात बताओ, इतनी कम तनख्वाह में तुम मेरे साथ रह सकोगी? ट्यूशन वगैरह करके मैं अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता हूँ। मैंने हाँ कर दी। विजय से मिलकर मैं घर चली आई। इम्तिहान खत्म हो गए थे, पिताजी का गुस्सा भी कुछ कम हो गया था। अब मुझ पर इतनी निगरानी नहीं थी। मैंने फिर विजय से मिलना शुरू कर दिया था। एक घर में रहते हुए हम रोज मिलते थे, लेकिन ऐसी बेताबी कभी नहीं हुई थी जैसे अब हो रही थी। एक घर में ये सुकून रहता था कि कल फिर मिलेंगे, लेकिन अब हर मुलाकात के बाद ये ख्याल होता था कि क्या खबर कल मिलते भी हैं या नहीं। एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई और कुछ लोग पिताजी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। उनमें कोचिंग क्लास के मालिक भी थे। उनके आने से मैं समझ गई कि वो लोग किस लिए आए हैं। मेरा अंदाजा गलत नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद कोई बात भी मुझसे छुपी नहीं रह सकी। मुझ पर यह भी जाहिर हो गया कि पिताजी इस रिश्ते पर सख्त गुस्सा है। उन्हें ये एतराज था कि विजय की नौकरी अच्छी नहीं है। माँ मेरे हक में थी, लेकिन उनके पास भी विजय के हक में सिवाय इसके कोई दलील नहीं थी कि वो अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं। वो पिताजी को समझाती रही, लेकिन हमारे पिताजी की जिद तो खानदान भर में मशहूर थी। उन्होंने हुक्म दिया कि आइंदा विजय का नाम इस घर में नहीं लिया जाए। पिताजी के खौफ से मैं तो खामोश हो गई, लेकिन विजय के ख्याल को दिल से नहीं निकाल सकी थी। कुछ दिनों तक तो मैं पाबंदी में रही, फिर मैंने एक तरकीब निकाल ही ली। मैंने मोहल्ले की एक बच्ची के हाथ विजय के नाम एक खत भेजा। दूसरे दिन उसका जवाब आ गया। फिर ये सिलसिला चल निकला। एक दिन पिताजी घर में थे। विजय ने मेरे खत का जवाब भेजा। जो बच्ची खत लेकर आई थी उसे इतनी तो अकल नहीं थी कि वापस चली जाती या मुझे अलग बुला लेती। उसने पिताजी के सामने मुझे खत दे दिया। पिताजी ने वो खत मेरे से छीन लिया। उन्हें गुमान भी नहीं गुजरा होगा कि वो विजय का खत हो सकता है। खत पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग लाल हो गया। मैंने भांप लिया था कि अब क्या होने वाला है। मैंने इसी में बेहतरी समझी कि वहां से उठ जाऊं, लेकिन पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। मैं वहां से अपने कमरे में आई तो पिताजी ने माँ को बुलाया और उन पर चिल्लाने लगे कि ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। मैंने कमरे में बैठे बैठे माँ और पिताजी की तकरार सुनी। तुम्हारी लाडली ने खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। न जाने कब से उस विजय को खत लिख रही है जो उसे पढ़ाने आता था। मैंने उस वक्त भी मना किया था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गया था। विजय ने अगर इन खतों के जरिए हमें ब्लैकमेल किया तो जानती हो क्या हो जाएगा। माँ ने कहा, वो लड़का ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा ना होता तो यूं हमारी इज्जत पर हाथ ना डालता। माँ ने कहा, वो आरती से मोहब्बत करता है। उसने तो इज्जत से रिश्ता मांगा था, मगर तुमने मना कर दिया तो और क्या करता, गुर्बत की भट्टी में झोंक देता अपनी बच्ची को। माँ ने कहा, गुर्बत जरूर होती, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहते दोनों। मैं तो अब भी कहती हूँ, जिद छोड़ दो वरना और बदनामी होगी। माँ ने पिताजी को बहुत समझाया कि मेरी शादी विजय से कर दी जाए, लेकिन वो नहीं माने। पिताजी के सख्त मिजाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कमरे में बंद होकर रह जाऊं। विजय की मोहब्बत अब अपना असर दिखाने लगी थी। मेरी हालत दिन बदिन खराब होती जा रही थी। मैं हंसना भूल गई थी। कोई आए कोई जाए, मैं अपने कमरे में पड़ी रहती। माँ मुझे समझा समझा कर थक गई थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी, लेकिन खुश रहना मेरे बस में नहीं था। कई रिश्ते आए, लेकिन शायद मेरी हालत को देखकर कोई दोबारा लौटकर नहीं आया। फिर ये तय हुआ कि मेरी शादी मेरे पिताजी के दोस्त के लड़के संजय से कर दी जाए। उसकी तनख्वाह कम है, लेकिन है तो जान पहचान का। मारेगा भी तो छाव में डालेगा। माँ मुझे एक बार फिर समझाने बैठ गई। संजय देखा भाला लड़का है, तुम्हारे मिजाज को भी जानता है। अगर विजय की एकाध बात उसे मालूम हुई तो वो उसे भी नजरअंदाज कर देगा। कहीं और शादी हुई तो मालूम करने वाले हजार तरीके अपना लेते हैं। कोई न कोई बात सामने आ ही जाएगी। तुम कहो तो मैं बात पक्की कर लूं। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी।
तो क्या हम सब का मुकाला करोगी? इससे ज्यादा क्या करोगी? माँ ने गुस्से से कहा और फिर एकदम नरम पड़ गई। देख बेटी, विजय को तुम्हारे पिताजी पसंद नहीं करते, उसका ख्याल दिल से निकाल दो, तेरी जिद सबको बर्बाद कर देगी। तू अपने बाप का मिजाज जानती है, फिर भी ऐसी बातें करती है। मैंने कहा, मैं किसी से क्या कह रही हूँ? आप लोग तो मुझे खामोश भी नहीं रहने देते। माँ ने कहा, तेरी खामोशी से मेरा कलेजा फटता है। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे दिल का हाल मुझ पर जाहिर है, लेकिन बेटियां तो होती है कुर्बानी देने के लिए। तू अपने बाप की जिद पर कुर्बान हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ की हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मैंने माँ से कह दिया कि वो मेरा जो भी हशर करना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। आदमी कितना खुदगर्ज होता है, वो जानती होगी कि उनकी बेटी के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन इस वक्त उन्हें जितनी खुशी हुई थी मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शायद बात पहले ही हो चुकी थी, मुझसे पूछना तो एक रस्म थी। इस अंदेशे को दूर करना था कि ऐन वक्त पर मैं कोई हंगामा न खड़ा कर दूं, क्योंकि मेरी रजामंदी जाहिर होते ही तैयारी शुरू हो गई। संजय कोई गैर तो था नहीं कि पहले सोचने के लिए वक्त मांगा जाता। बस बात हुई और तारीख तय हो गई। शादी में एक हफ्ता रह गया था कि मैं होश में आ गई। विजय की जगह कोई और नहीं ले सकता। संजय को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी मोहब्बत पर डाका डाले, लेकिन इसकी इजाजत तो मैंने खुद ही दी थी। इकरार मैंने किया तो इनकार भी कर सकती हूँ, इससे बदनामी होगी, होती है तो हो। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से तो गुजार सकती हूँ। जैसे जैसे मैं सोचती रही बगावत की आग तेज होती गई। फिर ये जंग मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। घर में कोई नहीं था। जब से मेरी शादी तय हुई थी घर वाले कुछ मुतमईन से हो गए थे, समझने लगे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने घड़ी की तरफ देखा, दिन के 11 बज रहे थे। इस वक्त विजय क्लास ले रहा होगा। मैं खामोशी से घर से निकली और दौड़ते हुए कोचिंग क्लास पहुंच गई। दीवानों की तरह दफ्तर के कमरे से गुजरी और क्लास रूम के सामने खड़ी हो गई। विजय ने मुझे देखकर कहा, आरती तुम खैरियत तो है ना? उसने कहा कि तुम दफ्तर में बैठो, मैं अभी क्लास लेकर आता हूँ। नहीं, मैं दफ्तर में नहीं बैठ सकती, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इतनी घबराई हुई थी कि विजय भी बौखला गया। क्लास की लड़कियां भी मुझे देखकर इशारे कर रही थी, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। विजय भी लड़कियों से शर्मा रहा था, लेकिन मेरी घबराहट देखकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने उससे कहा, विजय तुम मुझे लेकर कहीं भाग सकते हो। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती, मगर हम जाएंगे कहाँ? मैंने कहा, ये सोचना तुम्हारा काम है, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। विजय ने कहा, तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं 2 दिन बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बात सुनकर विजय के चेहरे पर कैसा रंग उभरा है। मैं उल्टे कदमों लौट आई। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ गई थी, कहाँ से लौट आई। अब मुझे शाम का इंतजार था। शाम आई तो मैं संजय के घर पहुंच गई। संजय की माँ को हैरान होना ही था, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी थी। मैं जाकर संजय की माँ के पास बैठ गई। अब तो मैं उनकी होने वाली बहू भी थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर खूब दुआएं दी। उन्होंने कहा कि आराम से बैठ, मैं तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। वो शरबत लेने गई और मुझे मौका मिल गया। मुझे मालूम था संजय इस वक्त अपने कमरे में होगा। मैं भागकर उसके कमरे में पहुंच गई। वो बेचारा तो मुझे देखकर बिस्तर से उतरना ही भूल गया। जिस तरह लेटा था उसी तरह लेटा रहा। मैंने विजय के लिखे हुए खत संजय के हाथ में देते हुए कहा, ये कुछ खत है, इन्हें पढ़ लेना, इसके बाद मुझसे शादी का इरादा करना। मैंने इतना कहा और जल्दी से कमरे से निकल आई। ये भी अच्छा हुआ कि संजय की माँ अभी तक शरबत बनाकर नहीं लाई थी। वो जब लौटकर आई तो मैं उसी जगह बैठी हुई थी। उन्हें ये मालूम ही ना हो सका कि मैं यहाँ से उठकर कहाँ गई थी। संजय की माँ ने कहा, ले बेटा शरबत पी ले और जल्दी चली जा, शादी से पहले अपने ससुराल में आना ठीक नहीं। मुझे वहाँ बैठकर क्या करना था? मैंने एक ही सांस में शरबत का गिलास खत्म किया और वहाँ से उठ गई। अब मुझे संजय के रिएक्शन का इंतजार था। कोई मर्द भी ऐसा नहीं होता कि अपनी होने वाली दुल्हन के नाम किसी गैर मर्द के मोहब्बतनामे पड़े और बर्दाश्त कर ले। मुझे उम्मीद थी कि वो इनकार कर देगा और यही मैं चाहती थी। दूसरे दिन माँ के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। वो रोती जा रही थी और पिताजी से लड़ती जा रही थी। मैं तुमसे कह रही थी कि विजय से इसकी शादी कर दो। बदनामी चाहे छोटी हो या बड़ी पीछा जरूर करती है। जिसने मोहब्बत की है वो शादी भी करेगा। मगर तुम ना माने, अब देख लो, दीवारों की भी कान होते हैं। पिताजी ने कहा, ये आग विजय की लगाई हुई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जेल करा दूंगा साले को। माँ ने कहा,
कोई बेवकूफी का कदम ना उठा बैठना, बेटी का मामला है, बदनामी फिर भी हमारी होगी। मेरी मानो तो आरती की शादी विजय से कर दो, वरना जहाँ उसकी बात पक्की होगी यही होगा। किस किस का मुंह बंद करते फिरोगे। संजय ने अच्छा काम ये किया था कि उन खतों का जिक्र नहीं किया था, बस इनकार कर दिया था। वो खत बाद में उसने मुझे वापस भी कर दिए थे। पिताजी अपनी जिद पर सिर्फ एक दिन कायम रह सके। माँ ने मुझे बताया कि पिताजी तैयार हो गए हैं और अब वो विजय से बात करने वाले हैं। किसी के जरिए पिताजी ने विजय को बुला लिया और तय ये हुआ कि विजय से मेरी शादी बहुत सादगी से कर दी जाएगी, क्योंकि विजय के पास शादी पर खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं जो विजय के साथ भागने पर तैयार थी उसकी दुल्हन बन गई। पिताजी इस शादी के जितने विरोधी थे उतनी ही मोहब्बत से वो शादी में शामिल हुए। मुझे ब्याह कर कहाँ जाना था, एक कमरे से दूसरे कमरे में। विजय का घर तो कोई था ही नहीं, पहले ही तय हो गया था कि शादी के बाद विजय हमारे घर ही में रहेगा। छत के ऊपर बने हुए जिस कमरे में विजय कभी रहा करता था उसी में अब मेरी सुहागरात गुजरी। विजय की आमदनी कम थी, लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है कि उन्होंने मुझे ये एहसास कभी नहीं होने दिया। इस तरकीब से हमारी मदद कर दिया करते कि विजय को भी बुरा ना लगे और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए। मेरे लिए यही बहुत था कि विजय मुझे मिल गया, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरती। अब हमारे 2 बच्चे हो गए थे। पिताजी बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं चाहती थी कि विजय अपनी आमदनी बढ़ाए। मैंने कई मर्तबा विजय से कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस होने लगा था जैसे उसे मेरे बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है, वरना वो अगर ट्यूशन भी पढ़ाता तो भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती। उसी दौरान हमारे घर में एक बेटी भी पैदा हो गई। अब मुझे अपने भविष्य की फिक्र होने लगी। अभी तक मैं विजय को समझाती रही थी, अब लड़ने लगी। मैं उसे लड़ना भी तो नहीं कह सकती, विजय तो न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। लड़ती तो मैं थी, वो तो बस सुनता रहता था। अब मुझे अपनी पसंद पर गुस्सा आने लगा। सुंदर वो अब भी था, लेकिन उसकी सुंदरता से मेरा क्या भला होता। मुझे तो अब ये भी पता चल गया था कि वो सिर्फ मैट्रिक है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पढ़ा रहा था, वरना काबिलियत कुछ भी नहीं थी। मेरा दम घुटने लगता। दिन भर मैं माँ के पास रहती और वो ऊपर अकेला पड़ा रहता। मुझे वो लड़कियाँ खुशकिस्मत नजर आने लगी थी जो उसे पसंद करती थी, मगर उससे शादी करने से बच गई थी। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए माँ से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। अब तो अपना बोझ खुद ही उठाना था। विजय की गैरत ने मेरी बेरुखी का मतलब ये लिया कि मैं अपने घर में रहने की वजह से उससे दबकर नहीं रहती और हर वक्त लड़ती रहती हूँ। उसने अक्लमंदी ये की कि ये घर छोड़कर अलग रहने का फैसला किया। मैंने लाख कहा कि किराया देने के बाद तो इतनी रकम भी नहीं बचेगी कि हम 2 वक्त की रोटी भी खा सके, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मैंने भी सोचा कि जब खाने को कुछ नहीं होगा तो कहीं न कहीं से खुद ही कमाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, मुझे क्या। पिताजी ने भी मेरी बात मान ली। ये एक कमरे का मकान था, थोड़ा सा सेहन था, वो भी कच्चा। लेकिन इस घर में आकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ये महसूस हुआ जैसे आज मेरी शादी हुई है। किराए का मामूली सा घर था, लेकिन अपना मकान लग रहा था। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसका अपना एक घर हो। ये घर मेरे उस सपने को पूरा कर रहा था। भगवान ने कभी किया तो अपना घर भी हो जाएगा। मुझे बहुत दिन बाद विजय पर प्यार आया। उसमें इतनी जिम्मेदारी आई तो कि वो मेरा बोझ अकेला उठा सके। विजय ने भी मेरे गुरूर की लाज रखी और मुंह से कुछ नहीं कहता था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि शाम के वक्त वो कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा था। फिर उसने ट्यूशन और बढ़ा ली। मकान का किराया निकालने के बाद इतनी रकम हमारे पास बच जाती थी कि हम अच्छी तरह अपनी जिंदगी बसर कर सकते। मैंने पिताजी को भी मना कर दिया कि वो हमारी मदद ना किया करें। विजय को सहारा मिल गया तो एक बार फिर वो काहिल हो जाएगा। अब हमारी इतनी आमदनी हो गई थी कि हम कोई बेहतर मकान किराए पर ले सकते थे। जब से आमदनी बढ़ी थी ये मकान मुझे बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे विजय पर गुस्सा आने लगा था कि उसने मुझे ऐसे मामूली घर में रखा हुआ है। मैं उससे फिर झगड़ने लगी। अक्सर उससे झगड़ा करती कि मैंने कब कहा कि हमारी कोठी हो, लेकिन ऐसा मकान तो हो कि बच्चे पाँव फैला सकें। अब मुझसे गुजारा नहीं होता, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कम से कम 2 कमरों का मकान तो हो। विजय मेरी जिद के आगे मजबूर हो गया। जितने किराए पर हम रह रहे थे इससे 3 गुना किराए पर एक मकान मिल गया। माँ और पिताजी भी खुश थे कि विजय को आखिर अकल आ ही गई, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो ये लग रहा था कि अब तरक्की का सफर शुरू हो गया है। इस घर से निकलकर मैं किसी कोठी में पहुंच जाऊंगी। आराम किसे बुरा लगता है।
विजय विरोध जरूर कर रहा था, लेकिन इस घर को देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी। तनख्वाह मिली तो ये खुशी सिमटकर मेरी मुट्ठी में आ गई। आधी से ज्यादा तनख्वाह किराए में चली गई। मैं और विजय सर जोड़कर बैठ गए कि अब क्या करना चाहिए। सर जोड़कर बैठने से तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, अलबत्ता ये हुआ कि फिक्र और कड़वाहट बढ़ गई। पूरा महीना लड़ाई झगड़े में गुजर गया। अगली तनख्वाह आई तो जो कर्ज लिया था उसे अदा करने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं रहा। सब ये समझ रहे थे कि हालात अच्छे हो गए हैं, लिहाजा पिताजी ने भी हाथ खींच लिया था। किसके आगे हाथ फैलाते, यही बेहतर समझा कि हाथों की चूड़ियां बेच दी जाए। उस दिन मेरी आंखों से जो आंसू बहे थे उनकी नमी मैं आज तक महसूस करती हूँ। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगले महीने क्या होगा। अब मुझ पर ये धुन सवार हो गई कि विजय किसी तरह विदेश चला जाए, कम से कम इतना तो कमा कर ले आए कि वापस आकर अपना मकान कर सके। मुझे मालूम था कि विजय खुद तो कोशिश नहीं करेगा, इसलिए मैंने पिताजी से कहा कि वो किसी तरह विजय को बाहर भिजवा दे। लेकिन मसला विजय का था, वो किसी कीमत पर तैयार नहीं था। हमारे घर में इस मसले पर फिर झगड़े होने लगे। बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा। आखिर हमेशा की तरह इस मर्तबा भी विजय मेरी जिद के आगे बेबस हो गया। मैंने अपना कुछ जेवर बेचकर उसके लिए टिकट वगैरह का इंतजाम किया और वो चला गया। तकरीबन 2 महीने बाद उसका खत आया। किसी ट्रेवलिंग एजेंसी में उसकी नौकरी लग गई थी। कुछ दिन बाद उसने ड्राफ्ट भेजा। खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं सोच रही थी कि जब 3 महीने में इतनी रकम भेज दी तो साल 2 साल में कितनी रकम भेज देगा। मैंने वो मकान छोड़कर एक और मकान किराए पर ले लिया। ये और भी शानदार था। मेरा मर्द दुबई में है, बाहर की कमाई है, मुझे क्या परवाह। अगले 6 महीने तक उसके खत और पैसे बराबर आते रहे, लेकिन फिर अचानक उसके खत आना बंद हो गए। पैसे तो दरकिनार 1 साल गुजर गया, उसकी कोई खबर नहीं थी। जितने पैसे उसने भेजे थे वो सब खर्च हो चुके थे। मैंने उसके बताए हुए पते पर कई खत लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने पिताजी से कहा कि उसका कुछ पता लगाएं। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन विजय का पता न चल सका। लोग तो ये समझ रहे थे कि पति बाहर है, खूब ठाठ हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ ये हाल था कि फाकों की नौबत आ गई। मुझे अब अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था। विजय को मैंने ही विदेश जाने पर मजबूर किया था। मैंने सोचा अब अगर उसका खत आया तो मैं उसे लिख दूंगी कि वापस चला आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिनके मर्द बाहर होते हैं। वो औरतें किस शान से बाहर निकलती हैं। एक मैं थी के घर में पड़ी रो रही थी। जो रूखी सूखी मिल रही थी उससे भी गई थी। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी कि एक अरसे बाद पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं नंगे पांव दरवाजे पर गई। विजय का खत आया था। मैंने लिफाफा आंखों से चूमा। उसमें लिखा था कि नौकरी छूट गई है, बड़ी मुश्किल से कुछ ट्यूशन मिली है, कुछ दिनों बाद पैसे भेजूंगा। मैं खत को उलट पलट कर देखती रही। उसने कहीं भी अपना पता नहीं लिखा था। मैं उसे किस पते पर खत लिखूंगी, मैं उसे किस तरह लिखूं कि ज्यादा परेशान ना हो, वापस चला आए। उसने पता क्यों नहीं लिखा? क्या वो नहीं चाहता था कि मैं उससे राब्ता करूं? क्या वो मुझसे खफा है? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझी थोड़े दिन में जब वो पैसे भेजेगा तो अपना पता भी बता देगा। मैंने अपने दिल को ढारस दे दी। 3 महीने का मकान का किराया चढ़ गया था। बच्चों के स्कूल का खर्च तो पिताजी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उनकी भी इतनी गुंजाइश तो नहीं थी कि मकान का किराया भी देते। मैंने मालिक मकान को विजय का खत दिखाया। वो भी मुतमिन हो गए कि देर से सही किराया मिल ही जाएगा। मैं इंतजार करती रही, ना खत आया ना पैसे। अब और इंतजार करना बेवकूफी थी। 6 महीने का किराया चढ़ गया। मालिक मकान अब किसी वादे का एतबार करने को तैयार नहीं था। जब उसके तकाजे बहुत बढ़ गए तो मैंने यही मुनासिब समझा कि ये मकान छोड़कर पिताजी के घर चली जाऊं। डिपॉजिट की रकम में से किराया अदा किया और पिताजी के घर आ गई। मैं कितनी उम्मीद से इस घर से रुखसत हुई थी और कितनी नाउम्मीदी से लौट कर आ गई थी। अब मुझे अपनी लालची तबीयत पर गुस्सा आ रहा था। मेरी हवस ने पति भी गवा दिया और रही सही आमदनी भी गई। विजय पर कभी गुस्सा आता था, कभी मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद हो जाती, कभी सोचती थी कि अजीब आदमी है, खत तक नहीं लिखा। कभी ख्याल आता कि क्या खबर वो किसी मुश्किल में फंसा हो। पिताजी के घर आकर इस फिक्र से तो निजात मिल गई कि बच्चे खाएंगे कहाँ से और उनकी शिक्षा का क्या होगा। लेकिन ये गैरत मार डालती थी कि पिताजी का क्या कसूर है कि वो मेरे साथ मेरे 3 बच्चों को भी पालने पर मजबूर है। मैंने कई मर्तबा इरादा किया कि मैं नौकरी करूं, लेकिन पिताजी ने इतना बुरा माना कि मैंने ये ख्याल ही छोड़ दिया। दुबई में कई लोग थे जिनको खत लिखकर पिताजी ने विजय की खैरियत मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसा गायब हुआ था कि किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था।
आखिर पिताजी इस नतीजे पर पहुंचे कि वो दुबई में है ही नहीं। 1-2 नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए। बच्चे पूछते थे हमारे पिताजी कहाँ हैं? उनका खत क्यों नहीं आता? मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। विजय जिस वक्त गया था मेरा बड़ा बेटा 6 साल का था, अब 11 साल का हो गया था। बाकी 2 बच्चों को तो बाप की शक्ल भी याद नहीं रही होगी। मरने वाले पर सब्र आ जाता है, लेकिन जिंदा लोगों के लिए आंखें रोती हैं। मैं भी बच्चों से छुप छुप कर रोती थी। मैं बेवा नहीं थी, लेकिन बेवा से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मेरी परेशानियों ने पिताजी को भी वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो मेरे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो बीमार रहने लगे थे। हम तो परेशानियों में मुब्तला थे और खानदान वालों को कहने को एक बात मिल गई। कोई कहता था विजय ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, कोई कहता था आरती के चरित्र पर विजय को शक था इसलिए उसका दिल ऐसा खट्टा हुआ कि सूरत ही को तरसा दिया। ये ऐसे ताने थे कि खंजर की तरह दिल में उतरते थे। हमने सबसे मिलना छोड़ दिया। ये ऐसे दाग थे कि पिताजी की जान का रोग बन गए। दिल ही तो था, सदमे कहाँ तक बर्दाश्त करता। पिताजी हमें रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पिताजी के देहांत के बाद मुझे शिद्दत से विजय की याद आई, लेकिन मैं उसे कहाँ तलाश करती? जो खुद ही ना मिलना चाहता हो उसे कौन तलाश कर सकता है? मैंने थक हार के अपने बच्चों के भविष्य की खातिर दवाओं की एक कंपनी में नौकरी कर ली। पिताजी जिंदा नहीं थे कि वो मुझे मना करते। माँ भी इतनी टूट गई थी कि मुझे मना नहीं कर सकी। विजय को गायब हुए 10 साल हो गए थे और मैं 2 साल से दवाओं की इस कंपनी में मुलाजमत कर रही थी। मैं जवान भी थी और खूबसूरत भी, लेकिन ऐसे हालात का शिकार थी कि हंसना भूल गई थी। कंपनी में सब यही समझते थे कि मैं बेवा हूँ और अपने बच्चों के लिए नौकरी कर रही हूँ। सतीश नाम का एक लड़का था जो मेरे साथ बहुत हमदर्दी से पेश आता था। मेरा घर उसके रास्ते में पड़ता था, इसलिए उसने कई मर्तबा कहा कि वो अपनी बाइक पर मुझे घर छोड़ दिया करेगा, लेकिन मैं मुसलसल इनकार करती रही। वो मेरी इतनी इज्जत करता था कि बिलाखिर एक दिन मैं तैयार हो गई। मैंने सोचा मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई इश्क चल रहा है। वो मेरी इज्जत करता है, अगर वो मुझे छोड़ देगा तो क्या हर्ज है? वो था भी इज्जत के लायक, उसने कभी कोई गिरी हुई बात नहीं की। इतने दिन से मैं उसके साथ जा रही थी, लेकिन उसने कभी रास्ते में मुझसे बात नहीं की। कंपनी में बातें जरूर बनने लगी थी, लेकिन लोग इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। एक दिन हम एक होटल में चाय के लिए रुके और मैंने उसे अपने बारे में सब बता दिया। वो अब तक समझ रहा था कि मैं बेवा हूँ, लेकिन मैंने उसे विजय के बारे में सब बता दिया। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और मुझे शादी की पेशकश कर दी। उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अजीब बात है कि मुझे उसके कहने का बुरा नहीं लगा। उस वक्त तो मैंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन घर जाकर सोचती जरूर रही। सतीश की बात मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती थी। मैं विजय की तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। वो अगर जिंदा होता तो अपनी खैरियत जरूर भेजता, अगर शादी भी कर ली होती तो कुछ नहीं तो तलाक भेज देता। उसके जिंदा रहने का सबूत तो मिलता। मैंने दौलत की लालच में उसे परदेस भेजा था, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी। कब तक अकेली रहूंगी? मुझे अपने बच्चों के लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत तो होगी। अगर शादी करनी है तो सतीश से अच्छा कौन मिलेगा? वो मेरी इज्जत करता है, अकेला भी है और आमदनी भी माकूल है। मैंने काफी दिन सोचने के बाद सतीश की जिद को शादी का रूप दे दिया। सतीश से मेरी शादी हो गई। बहुत दिन बाद मुझे विजय की याद आई। मैं जी भर के रोई। विजय, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने मोहब्बत तुमसे की थी, मगर शादी का क्या? शादी तो किसी से भी हो सकती है। मैंने अपने दिल में इन शब्दों को आखिरी मर्तबा दोहराया और विजय को हमेशा के लिए भूल गई। सतीश की शराफत की तो मैं कायल थी ही। जिस तरह उसने मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा, उससे मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। उससे मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। सतीश से मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी खुदगर्जी इजाजत नहीं देती थी कि मेरी औलाद का हक मारने के लिए सतीश से कोई औलाद हो। सतीश की तनख्वाह बहुत मामूली थी, लेकिन मकान उसका अपना था, इसके सिवा कोई खुशहाली नहीं थी। जिस गरीबी से मैं भागी थी वो अब भी मेरे पीछे चल रही थी, लेकिन अब मैं थक गई थी। मैं थक गई थी, लेकिन मरी नहीं थी। मुझे जिंदगी पर ऐसा भी गुस्सा था, लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सतीश को विदेश नहीं भेज सकती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी छोटी बेटी पूजा मेरे पास बैठी थी। मैंने उसे दरवाजे पर भेजा। उसने आकर बताया कि माँ, कोई विजय साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा, तूने यही नाम सुना, यही नाम बताया है? पूजा ने कहा, हाँ माँ, ये तो हमारे पहले पापा का नाम था। मैंने कहा,
हाँ यही नाम था, लेकिन अब वो क्यों आए हैं? उनसे जाकर कह दो कि उनसे अब हमारा रिश्ता नहीं। पूजा ने कहा, कैसे कह दूं, कैसे रिश्ता नहीं, वो मेरे पापा है। मैं पूजा का मुंह तकती रह गई। अपने बाप को उसने देखा तक नहीं था और दिल में कैसी मोहब्बत थी। तुम्हारे पिता है तो तुम जाकर मिल लो। पूजा ने ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाया। मेरा भी दिल नहीं माना, देखूं तो कैसे हो गए हैं। मैंने खिड़की से अंदर झांका, बिल्कुल भी तो नहीं बदले थे, बस बाल कुछ सफेद हो गए थे। विजय की नजर खिड़की की तरफ उठी और मैं वहां से हट गई। मेरी बेटी ने अंदर आकर मुझे बताया, माँ वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जा सकती, उनसे कहना जब रात को सतीश घर पर होंगे उस वक्त आइएगा। मेरी बेटी इतनी समझदार तो थी, वो समझ गई और विजय को बता भी दिया। विजय बाद में आने का कहकर चला गया। जिंदगी में इतनी परेशान मैं कभी नहीं हुई थी। इतने दिन इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया और अब मेरा इम्तिहान लेने आ गया था। वो रात कयामत की रात थी। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी, एक तरफ सतीश की मोहब्बत। मैं सोचती रही, कभी महबूबा जीत जाती थी, कभी बीवी। मेरे पास दोनों के हक में दलील थी। विजय को मैंने ही तो भेजा था और सतीश ने मुझे सहारा दिया है। विजय ने बेवफाई की, मैंने कौन सी वफा की? विजय दौलत कमाकर लाया होगा, उस दौलत पर मेरा हक है। अब मैं सतीश की बीवी हूँ। रात के किसी हिस्से में मैंने सतीश को उठाया, उसे मालूम भी नहीं था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मैंने उसे बताया कि विजय आया था। उसने कहा, क्यों आया था वो यहाँ, अब उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने कहा, उनके बच्चे तो है यहाँ। सतीश ने कहा, जिस शख्स को बच्चों की याद तक नहीं आई उसे क्या हक है बच्चों के पास आने का? मैंने कहा, पूजा जिद कर रही थी, वरना मैं तो उन्हें बैठने तक को नहीं कह रही थी। मैंने साफ कह दिया कि जब मेरे पति हो उस वक्त आइएगा। तुमने अच्छा किया, अब सो जाओ। मालूम नहीं सतीश क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं रात भर नहीं सो सकी। दूसरे दिन विजय फिर आ गया। मुझे नहीं मालूम था उनके और सतीश के दरमियान क्या बातें हुई और ना सतीश ने मुझे बताई। वो कई दिन तक बराबर आते रहे। सतीश कुछ परेशान रहने लगे थे लेकिन बता कुछ नहीं रहे थे। एक दिन सतीश की ये खामोशी टूट गई। उन्होंने मुझसे कहा, आरती फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है। तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी या विजय के साथ? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, इसमें पसंद और नापसंद कहाँ से आ गई? सतीश ने कहा, जज्बाती मत बनो, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा। मैं परेशान हो गई। एक मसले ने मुझे सतीश से मिलाया था, दूसरा मसला इससे जुदा कर रहा था। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ना सतीश को छोड़ने को जी चाहता था, ना विजय को। जो कुछ मुझ पर गुजर रही थी उसको शब्दों का रूप नहीं दे सकती थी। फिर ये हुआ कि मेरा झुकाव विजय की तरफ होने लगा। मैंने मोहब्बत को पैमाना बनाया तो दोनों पल्ले बराबर रहे। मुझे विजय से भी मोहब्बत थी और सतीश से भी। फिर मैंने दौलत को मेयार बनाया। इस मरहले में मैं विजय के नाम पर रुक गई। मैंने सोचा, विजय इतने अरसे विदेश रहकर आया है, खूब दौलत कमा कर लाया होगा। मैंने उसे अपना जेवर बेचकर बाहर भेजा था, उसकी दौलत पर मेरा हक है। दरख्त भी मैंने लगाया था, फल भी मैं ही खाऊंगी। मैंने ये सोचे बगैर के सतीश पर क्या गुजरेगी, फैसला विजय के हक में दे दिया। सतीश ने मुझे तलाक दे दी। मैं फिर से विजय की दुल्हन बनकर एक मर्तबा फिर उसके घर पहुंच गई। ये घर भी पहले की तरह एक कमरे का था। मैंने उससे पूछा, अब तो तुम बहुत दौलत कमा कर लाए होंगे, अब ऐसे खराब घर में क्यों रह रहे हो? विजय ने कहा, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। तुम यकीन करो, मैं सिर्फ एक ब्रीफकेस लेकर आया हूँ जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़े थे। मैंने कहा, फिर क्या करते रहे इतने साल? विजय ने बताया, मैंने कई कारोबार किए मगर सब में बार बार नुकसान हुआ। मैं यही इंतजार करता रहा कि कुछ पैसे कमा लूं तो तुम्हें खत लिखूं। फिर एक जुर्म में मुझे जेल हो गई। अब जेल से मैं तुम्हें क्या खत लिखता, जेल से रिहा होकर सीधा तुम्हारे पास पहुंचा। भगवान का शुक्र है तुमने मुझे कबूल कर लिया, वरना ये आज़ादी भी मेरे लिए जेल बन जाती। अब तुम और मेरे बच्चे मुझे मिल गए हैं। फेमस कोचिंग सेंटर अभी तक है, उसमें नौकरी मिल ही जाएगी और कुछ ट्यूशन भी कर लूंगा। मैंने पूछा, तो क्या तुम कुछ भी कमाकर नहीं लाए? विजय ने कहा, पहले भी तो मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने उस वक्त भी मुझे कबूल किया था। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे इतना याद है कि मैं बेहोश हो गई थी। किस्मतों से कौन लड़ सकता है? मैंने कितनी कोशिश की कि किस्मत को बदल दूं। काश मैंने लालच ना किया होता। मैंने 12 साल भी गंवाए लेकिन विजय को फेमस कोचिंग सेंटर से बाहर ना निकाल सकी। वो अब भी वही पढ़ाता है। अलबत्ता मेरा बेटा अब नौकरी करने लगा है।